Hey, what's up guys? Welcome back once again। 1846 का वो दौर जब दुनिया से समुद्री पायरेट्स का खौफ कम होने लगा था, क्योंकि बढ़ते समुंदर के चलते उनके जहाज अब ज्यादा दिनों तक खुद को संभाल नहीं पाते थे। पीछे जाते हुए दौर में उन्होंने काफी कुछ अपने पीछे छोड़ दिया, जिसमें से था एक ऐसा खजाना जिसकी कीमत उस समय अरबों में थी। उस समय के लोगों का मानना था कि वो खजाना पायरेट की एकता का प्रतीक था, क्योंकि उन्होंने पूरी उम्र उसे थोड़ा थोड़ा इकट्ठा किया बाकी लोगों से लूट कर। लेकिन वो कहाँ पर है और किस हाल में है ये किसी को पता नहीं है। लेकिन हाँ, कुछ ऐसे लोग हैं जो अभी उसकी तलाश में ढूंढ रहे हैं उसे। समुंदर में हचकोले खा रहा एक लुटेरे का शिप, जिसके सामने आ गया एक छोटा सा मछुआरा, और जिसे उन्होंने दर्द दबोचा क्योंकि उन्हें उस पर कुछ अंदेशा था। अपने साथ कुछ छुपा कर वो ला रहा है, वरना ऐसे तूफान में कोई इतनी छोटी सी नाव में भला क्यों समुंदर में आएगा। लुटेरे का सरदार कैप्टन कॉर्नर आकर उन सामानों को देखता है जो उन मछुआरों के पास से मिला था, जिसमें से उसे एक सोने का बिस्किट भी मिला जिस पर पायरेट की वो मुहर लगी थी, जिसे देखकर हर कोई खौफ खाता है। उस समय में कॉर्नर समझ गया कि ये छोटा सा टुकड़ा उसी भंडार में से निकाला गया है, पर वो भंडार है कहाँ। इसी चीज के बारे में बार बार उस मछुआरे से पूछा जाता है, लेकिन मजाल थी कि वो अपना मुंह खोल देता। पर कॉर्नर के लोग भी बड़े चालाक थे। उन्होंने पता लगा लिया कि इसकी नाव जिस दिशा से आ रही थी उस तरफ सिर्फ एक ही जमीन का टुकड़ा था, यानी कि एक टापू जिसे लोग केमान ब्रैक नाम से जानते हैं। कॉर्नर को उसकी मंजिल मिल गई थी, इसीलिए वो फौरन फरमान जारी करता है उस तरफ जहाज को मोड़ा जाए। वहीं दूसरे सीन में हम केमैन ब्रैक नाम के आइलैंड को देखते हैं, जो बड़ा ही खूबसूरत था। कुछ इंसानी आबादी भी वहां रहती है, जिसमें से एक लड़की भी है जो हमारी इस कहानी में अहम भूमिका निभाएगी। इसका नाम है उसोला, जो अपनी दूरबीन से समुंदर की तरफ देख रही है, जैसे कि मानो उसने हमले की महक पहले से सूंघ ली हो। खैर, अब आप उसोला को अच्छे से वाकिफ होंगे क्योंकि वो मिस यूनिवर्स है। इस बीच हम उस द्वीप पर रह रहे कुछ और लोगों से रूबरू होते हैं, जिसमें था एक लड़का जो अपनी माशूका से मिलने के लिए चोरी चुपके उसके घर में घुस आया। उसका कहना है कि वो कल जाने वाला है, इसीलिए आज कुछ समय उसके साथ बिताना है उसे। लेकिन तभी उस लड़की की बड़ी बहन जो उसोला थी वो वहां झटके से आती है और जिसे उस लड़की को तुरंत छुपना पड़ता है। पर वो जानती थी कि यहाँ कोई आया था, पर उसने ज्यादा कुछ तवज्जो नहीं दिया इस बात पर। इस बीच हम देखते हैं कि उसोला का एक बेटा भी है, जिसका एक पैर में कुछ तकलीफ है। इसके चलते वो सही से चल नहीं पाता, इसीलिए उसे हरदम एक छड़ी के सहारा लेना पड़ता है। आइजैक हमेशा अपनी माँ से अपने पिता के बारे में पूछता रहता है, तो वो हर बारी उसे यही कहती है कि वो काफी दूर गए हैं, इसीलिए उन्हें आने में देरी होगी। ये हम घर में लगी एक फोटो को देखकर समझ पाते हैं कि जिस मछुआरे को कैप्टन कॉर्नर ने पकड़ा था उस दिन वो कोई और नहीं बल्कि उसोला का पति थॉमस था। क्या वो जिंदा है या फिर नहीं, उसोला चाहती है कि उसका बेटा भी उसके पति की तरह ही बहादुर बने, इसीलिए उसने उसे एक खास किस्म का खंजर दिया है जो उसके परिवार की शान है। लेकिन जैसे ही आइजैक ने उस चाकू को बाहर निकाला तो उसी उसोला को भयानक अतीत की झलकियां नजर आई, जिसमें चारों तरफ खून था, कुछ लाशें भी थी। इससे ज्यादा हम देखने को कुछ नहीं मिलता, लेकिन जरूर कुछ बहुत बुरा हुआ था सालों पहले, जो उसोला अपने बेटे अपने परिवार से छुपाती हुई आ रही है। सुबह हुई तो हमने देखा कि एलिजाबेथ कहीं चली गई है बिना अपनी बड़ी बहन को बताए। उसके जाने से कुछ ही देर बाद उसोला को बाहर से कुछ आवाजें आई। जब उसने खिड़की से देखा तो समझ गई कि लुटेरों का हमला हुआ है, इसीलिए उसने फौरन अपने बेटे को नीचे छुपा दिया और खुद उनसे लड़ना शुरू कर दिया। लेकिन वो लुटेरे बहुत ही शातिर और चालाक, उन्होंने उसे कुछ ही पलों में धाराशाही कर दिया। फिर सरदार ने आकर पूछा कि सोना कहाँ है। उसोला को भी सोना के बारे में कुछ नहीं पता था, पर उस आदमी को पता था कि उसका पति के पास ही सोना है और वो उसे झूठ कह रही है, इसीलिए उसने अपने आदमियों से कहकर उसके साथ गलत काम करवाया ताकि वो सच बोल दे। उधर दूसरी तरफ एलिजाबेथ जब थोड़ी दूर किनारे पर पहुंची तो वहां उसे उस लड़के की लाश मिली जिससे वो प्यार करती थी। किसी ने उसे बड़ी बेरहमी से मार दिया और यहीं से कहा खिलाड़ी जुड़ने वाला है। नाम है कैप्टन कॉर्नर, जो द्वीप पर पहुंच गया। जब पादरी ने उसे अकेला खड़ा देखा तो उसके पास पहुंच गया। आखिर वो यहाँ किस लिए आया, क्या किसी से मिलना है उसे? तो वो उसे थॉमस की पत्नी के बारे में पूछता है, पर पादरी कुछ नहीं बताता, क्योंकि उसे पता चल गया था कि ये कौन है और किस हद तक गिर सकता है अपने काम को पूरा करने के लिए। बाकियों ने भी देख लिया कि कैप्टन के लोग अब इस तरफ बढ़ रहे हैं, तो उन्होंने फौरन ही शंख बजा दिया ताकि प्रवासियों को पता चल जाए कि खतरा अब उनकी तरफ आ रहा है। पादरी ने कैप्टन से कहा वो अपने आदमियों को पीछे ले ले, पर वो बंदूक दिखाकर उसे धमकाता है, यहाँ तक कि मार कर भी गिरा देता है। कैप्टन के लोगों के पास काफी अत्याधुनिक स्नाइपर जैसे हथियार थे, जिसे वो दूर से यहाँ टापू पर खड़े
लोगों को मार देते हैं। ओसुला के साथ वो दोनों बहुत ही बदतमीजी करते हैं, लेकिन जब उसने देखा कि इन्हें आइजक के बारे में पता चल गया है तो वो मौका देखकर फिर से उन पर हमला कर देती है और इस बारी उसे जीत हासिल हुई। हालांकि इसमें उसे काफी मुशक्कत करनी पड़ी, पर एक औरत के लिए कुछ भी कठिन नहीं होता जब वो अपने पर आ जाए। कैप्टन भी वहां के लोगों को मारना शुरू करता है। उसने अपने अकेले के दम पर कई लोगों को मार गिराया और हर बारी उन्हें तोप चलाने से रोका ताकि इस तरफ आने वाले लोग उनके डूब न जाए। हालांकि आखिर में पादरी ने बस चला दी थी तोप, लेकिन अहम समय पर आकर कैप्टन ने बत्ती को बुझा दिया और तब तक उसके लोग भी आइलैंड पर आ चुके थे और उन्होंने उस कैप्टन को बंदी बना लिया। दरअसल ये पूरा आइलैंड अंग्रेजों के अंतर्गत आता है और कैप्टन अंग्रेजों से सख्त नफरत करता है, इसीलिए वो नहीं चाहता कि ये लोग किसी भी तरह करके कोई सिग्नल दें जिसे वो यहाँ तक पहुंच सके। पर वो ये जानना चाहता है कि आखिर ये लोग उन्हें सिग्नल कैसे देते हैं। तो पादरी बताता है वो यहाँ की सबसे ऊंची चोटी पर आग जलाते हैं जिसके धुएं से उन्हें पता चल जाता है। इतने में वहां पर वही आदमी आता है जिसके ओसुला के घर पर हमला किया था। उसका कहना है कि थॉमस की बीवी उसके कब्जे में है और बाकी ये लोग चर्च में छुपे हुए हैं। तो कैप्टन ने चिल्लाते हुए कहा कि छुपे हुए लोगों से कहा अगर वो वहीं छुपे रहे तो उनकी इसी में भलाई होगी। इसके बाद वो उस पादरी के तोप के आगे रखकर उड़ा देता है जिससे उसके परखच्चे उड़ जाते हैं। ये सारी चीजें एलिजाबेथ छुप कर देख रही थी। उसे कहीं ना कहीं यही लग रहा है कि उसके बॉयफ्रेंड को इन्हीं लोगों ने मारा है। इधर ओसुला की चीजें अब कठिन होने वाली है क्योंकि बाहर वो सभी अपना डेरा जमा लिए हैं। अब ऐसे में वो अपने परिवार को लेकर कहाँ छुपेगी। अब आइजक को लेकर वो बाहर आई, फौरन खुद को साफ करने लगी, तभी उसे किसी की आने की भनक लग गई। दोबारा से वो सतर्क हो गई, लेकिन ये तो उसका जाने वाला था जो उसे अंदर आकर कहता है कि वो लौट आया है। ओसुला समझ गई कि वो किसके बारे में बात कर रहा है। इसके बाद हम देखते हैं कि उसके शरीर पर कुछ मार्क है जिससे ये साफ पता चल रहा है वो पहले एक पायरेट हुआ करती थी, एक लुटेरी। इसीलिए अभी भी उस आदमी ने उसे कैप्टन कहकर पुकारा, लेकिन ओसुला बाहर आकर उसे साफ मना करती है कि आइंदा से उसे इस नाम से कभी वो ना पुकारे। बाहर आकर उसने आइजक को एक व्हील चेयर पर बैठाया और उस आदमी से कहा कि इसे लेकर ऊपर जाओ, वहां संदेश दो, तब तक मैं एलिजाबेथ को लेकर आती हूँ। पर वो आदमी उसे गुजारिश करता है कि ये पूरा टापू उसे अपने परिवार की तरह मानता है तो उनकी भी रक्षा करना। ओसुला ने कुछ कहा नहीं, चाकू लेकर दूसरी तरफ चली गई जहां उसे एलिजाबेथ भी मिली जो घर की तरफ ही भाग रही थी। पर ओसुला ने उसे रोका और कहा कि अब हम वहां नहीं जा सकते। एलिजाबेथ ने उसे रोते हुए कहा कि इन लोगों ने उसे मार दिया और ये सुनकर ओसुला काफी मायूस हो गई। तभी उसे देखा कि वो लोग भी उसी की घर की तरफ बढ़ रहे हैं, इसीलिए वो वहीं छुप गई। अब जब ये पायरेट्स घर में घुसे तो उन्हें वहां कुछ नहीं मिला सिवाय उन दोनों की लाशें जिसे कि बड़ी बेरहमी से मारा गया था। ये देखकर एक आदमी बोल उठा, ये एक औरत का काम तो नहीं हो सकता। तो दूसरे आदमी ने कहा कि लगता है कि तुम उस औरत को जानते नहीं हो। बात साफ थी, कुछ ऐसे अतीत हैं ओसुला के जिससे कि सब कोई वाकिफ सिवाय हमारे, लेकिन कुछ देर में हमें भी पता चल जाएगा। अब आइजक के लिए इस व्हील चेयर से ऊपर जाना मुश्किल हो रहा था, इसीलिए वो उसे एंथनी से कहता है कि अब मैं पैदल ही आगे जाना चाहता हूँ। हालांकि वो सही से चल नहीं पाता, पर उसकी हिम्मत का जवाब देना पड़ेगा। वो दोनों पैदल आगे बढ़ रहे थे, पर तभी एंथनी को कुछ आवाज आती है जिससे वो सतर्क हो गया, पर ये ओसुला थी। ये चारों ही अब उस नदी तक पहुंच गए जिसमें खतरनाक मगरमच्छ का बसेरा था। ओसुला भी ये बात अच्छे से जानती है, इसीलिए वो एक खास किस्म की नाव से उस पर पार करती है। और जब तक एंथनी की बारी आई तब तक वो लुटेरों को भनक लग गई। उसने बाकियों से कहा कि वो चले जाएं क्योंकि उनका जिंदा रहना ज्यादा जरूरी है, ना कि उसका। ओसुला अपने परिवार को लेकर चली गई, लेकिन ज्यादा दूर नहीं, क्योंकि वहीं से छुपकर सब कुछ देख रही थी। कैप्टन ने एंथनी को ब्रेटली कहकर पुकारा, मतलब कि दुश्मनी पुरानी है। वो उसे ओसुला के बारे में पूछता है, पर वो कुछ नहीं बताता। उसने उसके पैर पर शूट कर दिया और अपने लोगों से कहा उस पार जाओ और देखो ज्यादा दूर वो नहीं गए होंगे। वो लोग इस बात से अनजान थे कि पानी में मगरमच्छ है और वो ऐसे ही उसमें कूद के। फिर जो हुआ वो बेहद ही दर्दनाक था। आधे से ज्यादा लोगों के खून से नदी लाल हो गई, पर कुछ लोग थे जो उस पार आने में सफल हो गए और अब ओसुला के पीछे पड़ चुके हैं क्योंकि वो उन्हें दिख चुकी है। पर वो भी पीछे नहीं हटती, बल्कि उनका सामना करने के लिए तैयार थी। उसने उन दोनों को एक जगह छुपा दिया और खुद किसी शातिर चोर की तरह छुप कर वार करना शुरू कर दिया। इस दौरान एक आदमी ने उन दोनों को देख लिया, पर आइजक सामने आया। उसने वही खंजर निकाला और एक मर्द की तरह अपनी बहन की रक्षा की। इससे पहले कि वो आदमी उसे छू भी पाता, पीछे से उड़ता हुआ ओसुला आई और उसके सर को धड़ से अलग कर दिया। अपने लोगों को मरता हुआ देखकर कैप्टन भी अब तंग आ चुका है, इसीलिए उसने चीखते हुए ओसुला को पुकारा उसके पुराने नाम से, ब्लडी मैरी, और कहा कि उसका पति अभी भी उसके कब्जे में है और जिंदा है, तो वो अगर उसे उस सोने के बारे में बता दे तो वो उसे छोड़ देगा। बाकी उसके परिवार का उसका कोई लेना देना नहीं है। इतना कहकर वो वहां से चला गया और अंत में एंथनी को भी मार डाला। ओसुला ने शायद मन बना लिया है कि वो उसके सामने खुद को सरेंडर नहीं करेगी।
या फिर उसे सच में किसी भी सोने के बारे में कुछ पता ही नहीं है। वो अपने परिवार को लेकर आगे बढ़ती है और उस जगह पर आ गई जो इस पूरे द्वीप का सबसे सुरक्षित स्थान है। ऐसा इसलिए कि यह जगह चारों तरफ से जहरीले सांपों और कीड़ों से भरी पड़ी है। ऐसे में दुश्मन को यहाँ आना थोड़ा कठिन होता है। वो उन्हें लेकर गुफा में गई। ये जगह तो पहले से ही एक तहखाने जैसी है, क्योंकि वहाँ काफी सारी चीजों का भंडार था जिसमें अलग अलग तरह के हथियार थे और कुछ असला बारूद भी थे, जो देखकर एलिजाबेथ ने कहा, क्या भैया आपको इस रूप के बारे में पता था? उसने कहा कि वो दोनों पहले एक साथ ही काम किया करते थे। यहाँ हमें पता चला कि एलिजाबेथ थॉमस की बहन है, ना कि ओसला की। इन लोगों ने वहां वो उसका बक्सा बाहर निकाला जिसकी तलाश में वो लोग यहाँ तक आए थे। तो इस बक्से में बेशुमार सोना था, लेकिन ओसला इसे एक चारे की तरह इस्तेमाल करती है। उसने उसके नीचे कुछ बारूद फिट कर दिया और ऊपर सोना रख दिया। खुद वो पुराना पायरेट का कवच निकालती है और उसे आज कई सालों बाद दोबारा पहन लेती है। वही लुटेरों के साथ आए कुछ लड़के अभी भी नहीं मान रहे थे कि एक अकेली औरत ये सब कुछ कैसे कर सकती है। तो कमांडर ने उन्हें बताया कि एक समय पर वो कैप्टन के बराबर थी, या यूं कहें कि उनसे ज्यादा ताकतवर थी, लेकिन बाद में उसने कैप्टन को धोखा दिया और सारा सोना लेकर भाग गई। लेकिन ओसलो की तरफ से कहानी कुछ अलग थी। उसका कहना था कि वो भारत के एक मछुआरे के घर की थी, लेकिन एक दिन कुछ लुटेरों ने उसके परिवार को मार दिया। उसे अपने साथ ले गए। जीने के लिए उसने वहीं की जिंदगी को अपना लिया। इसी बात में कितनी सच्चाई है ये तो हमें आगे ही पता चलेगा। फिलहाल रात होने पर ये लोग थॉमस को लेकर बाहर आते हैं, जो बड़े ही गर्व के साथ कैप्टन से पूछता है कि मेरी बीवी ने तुम्हारे कितने लोगों को मार गिरा है। कैप्टन एकदम चुप था। उसके पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था, या फिर जवाब था लेकिन फिर वो उसे बताना नहीं चाहता। कैप्टन ने थॉमस के सामने ओसुला के कुछ पुराने किस्से पढ़ना शुरू किए, कैसे वो दोनों एक साथ सालों तक इतनी करीब कोई नहीं था और उसने मिलकर उन्हें धोखा दिया, जो बात मुझे आज तक समझ में नहीं आई और इस बारे में वो हर रात सोचता रहा। इतने में हम ओसुला को देखते हैं जो इन दोनों से कहती है उन्हें तैयार रहना होगा। जैसे ही उन्हें ऐसा लगता है खतरा बढ़ गया, वो नाव लेकर दूसरे द्वीप की तरफ निकल जाए, उसकी फिक्र ना करें। इसके बाद वो एक चालाक खिलाड़ी की तरह कुएं के बाहर आई और एक एक करके वहां खड़े 6 से 7 लोगों को चुपके से मार गिराया। पहुंच गई थॉमस की उस कमरे में जहां उसे बंद किया गया था। वहां जाकर उसने उसे आजाद किया। कोशिश की, जिस दौरान थॉमस ने उसे पूछ लिया उसके और कैप्टन का कुछ हुआ था, तो उसने आज जाकर सब कुछ सच बोल दिया कि हाँ हुआ था सब कुछ, पर उसने मुझे धोखा दिया, इसीलिए बाद में मैंने उसे धोखा दे दिया। लेकिन अब मैं वो सब कुछ भूल चुकी हूँ। हमारा एक परिवार है जिसकी मुझे रक्षा करनी थी। थॉमस को उस पर यकीन था। उसने बताया वो सोने को इसीलिए लेकर गया था ताकि वो अपने बेटे के पैरों का इलाज करवा सके। इस हथकड़ियों की चाबी कैप्टन के पास है, तो इसे ऐसे खोल पाना असंभव नहीं है। तो असंभव है जैसे कि वो बाहर आए कैप्टन के आदमी उसे घेर लेते हैं, लेकिन उसने भी पहले से ही जाल बिछा रखा था, जिसके डर से कोई भी आगे आने को राजी नहीं था। कैप्टन वहां आया, जो वही पुरानी प्यारे मोहब्बत वाली बातें करके ओसला को कमजोर करने की कोशिश करने लगा। ओसला भी उसके सामने वो सोना फेंक देती है और कहती है उसके पति को जाने दो और जितना सोना चाहिए ले जाओ। कैप्टन सिर्फ सोना लेकर नहीं जाएगा, उसके अंदर एक जलन है। ओसला ने उसे धोखा देकर एक परिवार कैसे बसा लिया, जबकि वो आज तक अकेला है। इसीलिए वो उसके पति को उससे छीनना चाहता है, जिससे कि उसका बदला पूरा हो जाएगा। इस बीच हम देख पाते हैं कि कैप्टन का स्नाइपर पेड़ पर बैठा थॉमस पर निशाना लगाया हुआ है। बस उसके हाँ कहने की देरी थी। इससे पहले कि वो उसे कुछ करता, थॉमस कैप्टन पर हमला कर देता है। उधर वो भी बाकी लोगों से लड़ रही थी। इसी दौरान उसके लगाए हुए असला बारूद फटने लगते हैं, जिसमें कैप्टन के लोग मारे गए, पर थॉमस कैप्टन के हत्थे चढ़ गया। उसने उसके सीने में तलवार घुसा दी, तो ओसला ने सरेंडर कर दिया खुद को और कहा कि उसके पति को वो जाने दे, बाकी उसे जो चाहिए वो देने को तैयार है। पर कैप्टन अपने धोखे का बदला ले लेता है। उसने उसके सामने ही थॉमस के सीने से वो तलवार आर पार कर दी, जिससे उसकी वहीं उसके सामने मौत हो गई। ये देखकर ओसला ने कैप्टन की आंख में आंख डालकर कहा उसने जो हरकत की है वो उसे बहुत महंगी पड़ेगी, क्योंकि अब वो उसका असली रूप देखने वाला है। इतना कहकर उसने वहां एक रस्सी पर आग लगा दी जो उस सोने के बक्से से जुड़ी हुई थी, और यही तो उसका प्लान था। ऐसा करके वो फौरन कुएं में कूद गई। उधर कमांडर ने देखा कि लड़ाई में उसका बेटा भी मारा जा चुका है, जो देख उसके अंदर आक्रोश भर गया, जो जाकर कैप्टन के सामने फटा। उसने उससे कहा कि वो सिर्फ सोना लेकर चला जाएगा। फिर ये सब क्या है? उसने इतने सारे लोग मारे गए इस लड़ाई में, लेकिन अब वो और खोना नहीं चाहता लोगों को, इसीलिए उसने बाकी आदमियों को वापस चलने को कहा। लेकिन कैप्टन इनकार कर देता और कमांडर समझ गया कि अब अगला कदम क्या होगा। पर इससे पहले कि वो उस कदम को उठा पाता, कैप्टन उसे शूट करके मार डालता है। लेकिन उसका एक आदमी अभी भी उसके खिलाफ था। तब वो उसे सारी सच्चाई बताता है। कैसे पहले जब ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत और उसके आसपास के देशों पर कब्जा करना था, तो वो समुद्री लुटेरों का सहारा लेते थे। ऐसा करके उन्होंने हर जगह कब्जा कर लिया
और जब उन्हें लगा कि अब उन्हें लुटेरों की जरूरत नहीं है तो उन्हें मार दिया करते थे वो। उसके पास 3 देशों के फरमान है जिसमें लिखा है कि अगर कोई भी ब्लड मैरी को जिंदा पकड़कर उनके पास लेकर आएगा तो उन्हें उनके आरोपों से माफ कर दिया जाएगा और साथ में एक भारी इनाम भी दिया जाएगा। ये सुनकर सभी लोग काफी खुश हो जाते हैं क्योंकि ऐसा करके वो मुक्त हो सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ उर्सुला घायल हालत में अपने परिवार के पास पहुंचती है, बताती है कि वो थॉमस को बचा नहीं पाई। ये सुनकर वो दोनों रोने लगते हैं, लेकिन अब उसका कर्तव्य है कि वो इस द्वीप पर रहने वाले सभी लोगों को मरने ना दे। उन्हें किसी भी तरह करके उस चोटी से मशाल जलाना होगा, लेकिन अभी रात हो रही है और ऐसे में धुआं निकलेगा नहीं तो उन्हें सुबह का इंतजार करना होगा। और अभी के लिए उन्हें जाना होगा क्योंकि उसे पता है कि वो लुटेरे यहाँ जरूर आएंगे। इसीलिए वो उन दोनों को भेजकर वहां ट्रैप बिछाना शुरू करती है ताकि वो उन सभी को फंसा सके। कुछ समय के अंतराल के बाद वो सभी अंदर आए, पर एक एक करके वो उसके लगाए हुए ट्रैप में फंसने लगे। जो बच भी गए उन्हें उर्सुला ने मार गिराया। उसने खुद को ऐसी जगह पर छुपाया हुआ था जहां उसे कोई देख ना पाए, लेकिन वो सभी को मार रही थी क्योंकि वो काफी अच्छे कवर में थी। अब काफी लंबी गोलीबारी के बाद आखिर सिर्फ 2 ही लोग जिंदा बचते हैं, जो थे कैप्टन और उर्सुला। कैप्टन उससे कहता है कि क्यों ना एक लुटेरे की तरह लड़ाई की जाए। इस बीच सुबह हो गई तो आइजक ने देखा कि उसकी मां ने उस मशाल को जला दिया, लेकिन यह काम उसकी मां का नहीं था बल्कि कैप्टन, जिसने जानबूझकर यह किया था कि यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग आए और ब्लड मैरी को पकड़ ले। लेकिन वो नहीं जानता कि उनके आने में थोड़ा समय लगेगा और तब तक उसे उर्सुला का सामना करना पड़ेगा, जो अभी पूरी तरह से बदले की आग में धड़क रही है। अब दोनों में बराबरी की लड़ाई होती है। ऐसा लग रहा है कि यह घमासान युद्ध कभी खत्म ही नहीं होगा। लेकिन एक समय आया जब उर्सुला के हाथ उसकी तलवार छटक गई, वो निहत्ती हो गई। तो कैप्टन उसे अपनी तलवार की नोक पर ले लेता है। उर्सुला ने उसकी आंखों में देखकर कहा कि यह तलवार मेरे सीने के आर पार कर दो, लेकिन कैप्टन के हाथ मानो इस चीज की इजाजत नहीं दे रहे थे। इतने में पीछे से एलिजाबेथ आई, जिसने एक गोली चलाई जो जाकर सीधा कैप्टन के कंधे में लग जाती है और इस चीज का फायदा उठाकर उर्सुला ने फिर से तलवार उठा ली। दोनों एक आखिरी वार करते हैं, पर इस बारी कैप्टन उस तलवार को दूर रखता है, पर उर्सुला ने अपनी टूटी तलवार उसके सीने के आर पार कर दी। शायद कैप्टन यहाँ कभी सोने के लिए आया ही नहीं था। उसे तो सिर्फ अपना वो खोया हुआ प्यार पाना था, लेकिन अंत में उसे प्यार के बदले मिली तो मौत। कैप्टन की सांसें धीरे धीरे उसके साथ छोड़ रही थी। उस दौरान उसने कहा कि वो हमेशा उसकी ब्लड मैरी रहेगी, और ये कहते ही उसकी आंखों में आंसू आ गए। इस बीच हम देखते हैं कि नीचे समुंदर बैठे नाव में आइजक को ढेरों सोना मिलता है, यानी कि ऐसे और भी कई सारे बक्से हैं जिन्हें उर्सुला ने छुपा कर रखा था। अब ब्रिटिशर्स के जहाज भी उन तक पहुंचने वाले हैं क्योंकि उन्होंने खतरे का संदेश देख लिया है। उन्होंने ब्लड मैरी को देखा ही नहीं तो वो उसे कभी ढूंढ ही नहीं पाएंगे। जो जानते थे वो तो मारे जा चुके हैं, यानी कि वो हमेशा जिंदा रहेगी। पर आपको क्या लगता है, कैप्टन के साथ जो उर्सुला ने किया वो सही था या फिर गलत? हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।